अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोग को कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ये टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या है, क्या कहना चाह रहा है इसे समझिए। ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, आप देख रहे हैं। ठीक है, ये जो आउटर देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ये क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और यहाँ पर ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड्स जा रहे हैं, इसे कहते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निगेटिव के तरफ को मूव कर रहे हैं। ये बात कुछ समझ में आ रही है। ये जो कैपेसिटर है उसका थिकनेस डी है, एक्सटर्नल कैपेसिटर का। इस कैपेसिटर के बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस कर दिया है। ठीक है, अब कंप्लीटली नहीं किए हैं, पार्शियली किए हैं, मतलब अधूरा है ये। ठीक है, पार्शियली हमने इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इस कैपेसिटर के बीच में इंट्रोड्यूस्ड कर दिए हैं। ठीक है, तो जब हमने इसको इंट्रोड्यूस किया तो आप एक चीज़ देखेंगे कि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये सब निगेटिव चार्ज को यहाँ पर अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या बनेगा, निगेटिव चार्जेस। और चूंकि यहाँ पे निगेटिव चार्जेस है इसलिए यहाँ पे बनेगा पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही है। तो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ फिर इंटरनली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा। यहाँ पर ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से मूव करेगा, ये सब इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इधर मूव करने लगेगा, जिसे हम लोग कहेंगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे या फिर पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहेंगे। ठीक है, इसे ईपी वेक्टर कह रहे हैं। ये किधर को जा रही है, प्लस से माइनस की तरफ को जा रही है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जिसे हम लोग ई नॉट कह रहे हैं, ये बाहर के तरफ को है। इंटरनल इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इधर के तरफ को है। ठीक है, तो यदि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें हम लोग कि क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा हो रहा है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा कह सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं ई नॉट वेक्टर माइनस ई पी वेक्टर। ये बाहर वाले से ये अंदर वाला जो अपोजिट है, ठीक है, इसको हम लोग क्या काम कर रहे हैं, माइनस कर दे रहे हैं, और हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो निकल करके आ जा रहा है। ये बात कुछ समझ में आ रही है। तो अब देखिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस ये बिटवीन द प्लेट क्या बन रहा है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर लिख देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट क्या बन रहा है ये अभी हम लोग चेक करेंगे। तो देखिए कैसे चेक करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वी से रिप्रेजेंट करते हैं, वी लिख देंगे। और ये जो ई नॉट है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को ई नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, डी माइनस टी हो जाएगा। ये बाहर वाले से अंदर वाले को माइनस कर देंगे तो ये जो गैप है जिसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वही तो रह जाएगा। ठीक है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्म हम लोग क्या जानते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। ठीक है ना, तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, डी माइनस टी है। यहाँ तक समझ में आ रही है। तो ये हमारा बाहर का जो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकल गया। अब अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, ये ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है ना, तो ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी ऐड हो जाएगा। तो ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब इन दोनों के बीच का जो थिकनेस है टी, इसे हम लोग टी से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, इसका नाम दे दिया इक्वेशन 1। तो ये आपको समझ में आया कि पोटेंशियल डिफरेंस हमने कैसे निकाला, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट वी को कैसे कैलकुलेट किए हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जानते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को के से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये ई नॉट कह लो चाहे ई कह लो, बात एक ही है। यहाँ पर ये ई नेट जो है इसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे तो यदि हम लोग ई की बात करें तो हो जाएगा ई नॉट अपॉन के क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है। ठीक है, अब इसकी जो वैल्यू है वो हम लोग इस फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट करेंगे, लिख देते हैं पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब ये वैल्यूज हम लोग पुट कर रहे हैं तो हमारा क्या एक्सप्रेशन बन रहा है, ई इक्वल टू ई नॉट डी माइनस टी प्लस
ई नॉट अपॉन के, ये देखिए ये ई के जगह पर हमने ये वाला वैल्यूज पुट कर दिया, ठीक है, डॉट टी ये आ गया। अब हम लोग और इसे सॉल्व करेंगे तो ई नॉट कॉमन ले रहे हैं दोनों में, तो यहाँ पर क्या बच रहा है, डी माइनस टी प्लस स्मॉल टी अपॉन के, ठीक है। अब ये ई नॉट को हम लोग क्या कहते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन बच रहा है, ये हमने देखा था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनते हैं वो कितना, उसकी एक्सप्रेशन क्या होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, वही हमने यहाँ पे लिखा है। अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे इसे, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ताकि याद रहे। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा, एक और फार्मूला की बात करें कि एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू सिग्मा के बदले हम लोग क्या जानते हैं, चार्ज अपॉन एरिया, है कि नहीं, चार्ज अपॉन एरिया लिख दिया। तो अब ये वाला वैल्यूज भी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, तो डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, जैसा है वैसे ही हमने लिख दिया। अब इसे और ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग टी को कॉमन ले रहे हैं, तो टी को यदि कॉमन लेंगे तो क्या एक्सप्रेशन बनेगा हमारा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी, यहाँ से कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, तो 1 माइनस 1 अपॉन के हो जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन के, यही जो बच गया वो हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब यदि हम लोग कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करें तो क्या होगा, द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसका फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, C इक्वल टू क्यू अपॉन वी, यही तो जानते हैं, C इक्वल टू क्यू अपॉन वी, ये फॉर्मूला है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। अब यहाँ पर जो V का जो एक्सप्रेशन आया है उसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। अब ये भी जो हम लोगों ने V का एक्सप्रेशन, ये जो V है, V का एक्सप्रेशन जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे निकाला है, इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे इस वाले में, ठीक है। तो पुट करके हमें क्या मिलेगा, देखिए C इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी 1 माइनस 1 अपॉन के, ठीक है। तो Q से Q कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो यहाँ पर हम लोग Q से Q को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला जाएगा, तो हमें कैपेसिटर का एक्सप्रेशन क्या निकलेगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी 1 माइनस 1 अपॉन के, ठीक है। तो ये हमारा कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन निकला। तो यहाँ से हम लोग क्या देख सकते हैं कि देखिए जो एक बीच में कुछ भी नहीं था, मतलब एयर और वैक्यूम था, उस समय पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या जानते हैं, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ठीक है ना, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी था, लेकिन अब इसमें से हमने कुछ माइनस कर दिया, ये टोटल टर्म को माइनस कर रहे हैं, मतलब डिनोमीटर कम हो जा रहा है, ठीक है ना, डिनोमीटर कम होगा तो ये C की वैल्यू बढ़ जाएगी, मतलब कैपेसिटेंस अब पहले से इंक्रीज हो गया है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो C का जो एक्सप्रेशन आया है वो ग्रेटर देन C नॉट के है, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही है आपको, ये मैं ऐसे कहना चाह रहा हूँ कि जब हम लोग मान लो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जब एयर और वैक्यूम था, ठीक है ना, यहाँ पर लिख देते हैं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर और वैक्यूम, ठीक है ना। एयर और वैक्यूम जब था तो उस समय जो कैपेसिटेंस की एक्सप्रेशन था वो था एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ठीक है। तो ये है C नॉट का एक्सप्रेशन, और यहाँ पर जो अभी आ रहा है C का एक्सप्रेशन, उसमें दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो C का एक्सप्रेशन आया है ये वाला, ठीक है, और ये वाला, इन दोनों को कंपेयर करके देखिए तो आपको क्या नज़र आएगा कि C जो है वो C नॉट से ज़्यादा है, ठीक है। ये वाली बात कुछ समझ में आ रही है। तो इसका मतलब जब भी हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करेंगे जिसका थिकनेस T इज़ लेस देन D है, तो उस समय कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज हो जा रहा है, ठीक है ना, कैपेसिटेंस शुड बी इंक्रीज। ये बात समझ में आ रही है।
वेरी गुड। अब देखिए इसके बाद हम लोग यदि ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है इसको कंप्लीटली इंट्रोड्यूस कर दे, मतलब T इक्वल टू डी हो जाए, उस समय क्या होगा, मतलब फुल्ली इंट्रोड्यूस कर दे डाइलेक्ट्रिक स्लैब को, तो भी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, कैसे बढ़ जाएगा देखिए अभी मैं बताता हूँ। यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा कि ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K और इसकी वैल्यू 1 है। ठीक है, और यदि थिकनेस जो है वो T जो है वो D के बराबर हो जाए तो उस समय भी कैपेसिटेंस भी इंक्रीज होगा। ठीक है, कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। कैसे इंक्रीज होगी देखिए, ये जो फॉर्मूला निकाला है आपने C इक्वल टू एप्सिलॉन A अपॉन डी माइनस, ये जो फॉर्मूला था अभी पीछे हमने कैलकुलेट किया है 1 - 1 अपॉन के। ठीक है ना, अब इसे सॉल्व कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन A अपॉन डी माइनस ये T हो गया और माइनस माइनस प्लस करके T अपॉन के। ठीक है, अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि T इक्वल टू डी हो गया है, ठीक है, कम्प्लीटली हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है थिकनेस के बराबर, तो यहाँ पर T के जगह पर क्या लिखेंगे, D लिख देंगे। ठीक है, यहाँ भी D अपॉन के लिख दिया। अब D से D कैंसिल आउट हो जाएगा, तो D से D कैंसिल आउट होकर के एप्सिलॉन A अपॉन D अपॉन के बन रहा है। ठीक है, अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर ले जाएंगे तो आ जाएगा K एप्सिलॉन A अपॉन डी, और ये K इंटू एप्सिलॉन A अपॉन डी को हम लोग क्या कहते हैं, इस पूरे टोटल टर्म को C नॉट कहते हैं, है कि नहीं, और ये यहाँ पर C निकल करके आया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि C नॉट मतलब एयर और वैक्यूम जब था, दोनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कुछ भी नहीं था, एयर और वैक्यूम था, उस समय जो कैपेसिटेंस था उसमें यदि हम लोग केस मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, ठीक है ना, अभी हमने बताया यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई करने के बाद इस C के इक्वल हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि जो कैपेसिटेंस C है वो ग्रेटर देन C नॉट के है, मतलब कैपेसिटेंस जो है वो पहले से इंक्रीज हो जा रहा है। और यही बात हमने कहा था कि कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा जब हम लोग फुल्ली इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो थैंक यू वेरी मच।